गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था उसको पहले फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो मिरर को इंक्लाइंड रखा जाए, मतलब किसी एंगल पर रखा जाए दो मिरर को, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होती है, वो चीज़ अपन ने देखा था। तो उस चीज़ को निकालने के लिए कि कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, इसके लिए क्या देखा था कि भाई सपोज़ ये कोई मिरर है जो आपस में थीटा एंगल पर रखा हुआ है, दो मिरर आपस में थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का कितनी इमेज बनेगा, इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती थी? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते थे अपन? एन क्या कैसे निकालते थे? 360 बाय थीटा से। थीटा का मान जैसे 30 ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया, 60 ले लिया, कुछ एंगल दिया होगा, एंगल देने के कारण अपन क्या निकाल लेंगे? एन निकाल लेंगे। एन कैसे आएगा? 360 बाय थीटा से। 360 बाय थीटा से एन आ गया। अब अगर एन इवन है, सम संख्या है, तो नंबर ऑफ इमेजेज होंगी n-1, और अगर एन ऑड है तो दो बात होंगी। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पे प्रेजेंट है तब तो नंबर ऑफ इमेजेज n-1 होंगी, अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक पोजीशन पे प्रेजेंट है तब नंबर ऑफ इमेजेज n होंगी, और अगर n फ्रैक्शन में आ जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका नंबर ऑफ इमेजेज होगा। ये चीज़ अपन ने कल देख लिया था, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू ले लीजिए 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 30 लेने से क्या n का मान आ जाएगा? 360 बाय 30, तो बोले तो 12, n 12 आया। 12 कैसा है? इवन नंबर, मतलब इस केस में सिमेट्रिक, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पे होगा तो भी नंबर ऑफ इमेजेज कितने बनेंगे? n-1 बोले तो 12-1 बोले तो 11, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो भी इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 11 बनेंगे, ठीक है। आगे अगर थीटा की वैल्यू 90 ले लिया जाए, कितने ले लिया जाए? 90, तो फिर से यहाँ n निकालेंगे। कैसे? 360 बाय थीटा, मतलब 360 बाय 90 कितने बार में? 4 टाइम्स। अब 4 कैसा है? इवन है। 4 कैसा है? इवन। तो फिर से वही हो गया, अपन ऑड लेने की कोशिश कर रहे हैं। 72, तो n आ जाएगा कितना? 360 बाय थीटा, मतलब बोले तो 360 बाय 72, 72 से ये 5 बार में। अब n कैसा आ गया? ऑड आ गया। अगर n ऑड है तब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? तो दो बात है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पे होगा, सिमेट्रिक पोजीशन का क्या मतलब? दोनों मिरर के बीच में बनने वाले एंगल के बाइसेक्टर पे, कौन समद्विभाजक पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तब इस केस में तो नंबर ऑफ इमेजेज क्या बनेंगे? n-1 बोले तो 5 - 1 4, और अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज बनेंगे n के बराबर बोले तो 5, ठीक है। ये चीज़ अपन ने कल देखा था। और इसके बाद मान लीजिए थीटा की वैल्यू, सपोज थीटा की वैल्यू अपन ऐसा ले लेते हैं, कुछ भी, अगर मान लीजिए 40 नहीं 45, 5 8 40, ठीक है, 50 ले लिया, सपोज 50 ले लिया अगर थीटा 50 डिग्री, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज n क्या होगी? 360 बाय थीटा, तो बोले तो 360 बाय 50, 0 से 0, 5 से 5 7 जा 35.2, कितने आ गया? 7.2। तो बताइए इस केस में नंबर ऑफ इमेजेज क्या बनेगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 7, मतलब सिमेट्रिक पोजीशन में नंबर ऑफ इमेजेस 7 बनेगा, अनसिमेट्रिक पोजीशन में भी नंबर ऑफ इमेजेस 7 बनेंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे क्या पढ़ा था? आगे पढ़ा था अपन ने लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन को। लेटरल इन्वर्जन क्या होती थी कि अगर किसी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा हो, इमेज बन रहा हो, और किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है एल शेप का, अगर किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट एंड का इमेज कहाँ बन जाए? बैक एंड में बन जाए।
अगर किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट एंड का इमेज कहाँ दिखे, बैक में, और बैक एंड का इमेज कहाँ दिखे, फ्रंट में, तो ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ऐसे फिनोमिना को, ऐसे घटना को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ से देखेंगे, अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का फ्रंट एंड ये है, और यहाँ से ही इमेज को देखेंगे तो इमेज का फ्रंट एंड ये हो गया। मतलब जो ऑब्जेक्ट का फ्रंट एंड था वो इमेज का क्या बन गया, बैक एंड, और जो ऑब्जेक्ट का बैक एंड है वो इमेज का क्या बन गया, फ्रंट एंड। तो अगर ऐसा हो, जब भी किसी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा हो, और अगर फ्रंट एंड का इमेज बैक एंड में दिखे और बैक एंड का इमेज फ्रंट एंड में दिखे, तो ऐसे घटना को, ऐसे फिनोमिना को क्या कहा जाता है, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटरल इन्वर्जन का और भी अपन ने एप्लीकेशन देखा था कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स में बहुत ऐसे लेटर होते हैं जो लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, और बहुत ऐसे लेटर होते हैं जो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करते हैं। नहीं करने वाला जैसे ये सब है जो लेटरल इन्वर्जन शो करता है, कौन कौन, एल हो गया, सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये सब लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है। कौन नहीं करता है, जैसे ए हो गया, ए लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता, एम लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता, ओ लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता, आई लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता। तो ये सब वो है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, उसके बाद देखा था अपन ने कि ऑब्जेक्ट क्लॉक और इमेज क्लॉक, मतलब अगर हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉक में टाइम दे रखा हो तो बताइए इमेज क्लॉक में कितना टाइम होगा, ये निकालने का आपको हमने एक सिंपल सा फंडा बताया था कि याद क्या रखना है, हमेशा ऑब्जेक्ट क्लॉक और इमेज क्लॉक में जो भी टाइम होगा उन टाइम का सम ऑलवेज किसके बराबर होगा, 12 आवर के बराबर। किसके बराबर, 12 आवर, 12 घंटा के बराबर होगा। किसका, ऑब्जेक्ट क्लॉक में जो टाइम होगा और इमेज क्लॉक में जो टाइम होगा, इन दोनों क्लॉक में जो भी टाइम होगा उन दोनों क्लॉक के टाइम का सम ऑलवेज किसके बराबर होगा, हमेशा 12 घंटा के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कि आपको ऐसा दे देगा कि ऑब्जेक्ट क्लॉक में कितना बज रहा है, 5:42, 5:42 हो रहा है, इसका मतलब 5:42 हो रहा है। तो बताइए इमेज क्लॉक में टाइम क्या होगा, इमेज क्लॉक में टाइम क्या होगा, तो हम कहेंगे इमेज क्लॉक में टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अपने को पता है कि सर जो ऑब्जेक्ट क्लॉक में टाइम होगा और जो इमेज क्लॉक में टाइम होगा दोनों का सम कितना होता है, 12 आवर। तो क्या करें, इमेज क्लॉक का टाइम निकालना है तो अपन क्या करें, 12 घंटा में से 5 घंटा 42 मिनट को घटा दें। अब 12 घंटा को घंटा और मिनट में ऐसे लिख सकते हैं, 11 घंटा 60 मिनट, ये आवर ये मिनट, इसमें से किसको घटा देंगे, 5 घंटा 42 मिनट को। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 11 में 5 गया 6, कितना आ जाएगा इमेज क्लॉक में टाइम, 6 आवर 18 मिनट, मतलब 6 घंटा और 18 मिनट, 6:18। आगे देखो, मान लो कि ऑब्जेक्ट क्लॉक में टाइम हो रहा हो सपोज 4:32 ऐसा है। ऑब्जेक्ट क्लॉक में टाइम क्या है, 4:32 तो इमेज क्लॉक में टाइम क्या होगा, सिंपल है, इमेज क्लॉक में टाइम हो जाएगा 12 घंटा में से इसको घटाएंगे तो 12 घंटा को घंटा मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड। देखो ना 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, तो 59 मिनट प्लस 1 मिनट 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, पहले से 11 घंटा, 11 प्लस 1 12 घंटा। इसको किसमें से माइनस कर देंगे, 4 घंटा 32 मिनट 12 सेकेंड से माइनस कर दीजिए। तो 10 में 2 गया 8, 5 में 1 गया 4, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2 और 7, मतलब क्या आ जाएगा 7 आवर 27 मिनट 48 सेकेंड, ये था। ठीक है, उसके बाद इसके बाद एक चीज और बताई थी, क्या बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पूरा हाइट किसमें देखना हो, किसी मिरर में देखना हो, तो मिरर की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए, मिरर की मिनिमम हाइट, तो हाइट ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने आपको बताया था
कि जो पर्सन का हाइट हो, हाइट ऑफ पर्सन का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, आधा होना। मिनिमम इतने हाइट का अगर मिरर ले लेंगे तो ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है पूरा का पूरा हाइट आपको इमेज में, मिरर में दिख जाएगा। अगर इससे कम हाइट का मिरर लीजिएगा तो पूरा का पूरा इमेज नहीं दिखा पाएगा, पूरी की पूरी हाइट मिरर में इमेज नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हमने कल बताया था। हाइट ऑफ मिरर क्या होगी, हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो यहां से L दूरी पर है और इससे ट्वेल्व दूरी पर एक ये मिरर रखा हुआ है। यहां पे क्या रखी हुई है, सोर्स, सोर्स रखा हुआ है। ये मिरर है, ये सोर्स है, मिरर से सोर्स कितने दूरी पर है, L दूरी पर, और सोर्स से ये क्या है, एक पाथ है, रोड है, ये एक रोड है, ये रोड सोर्स से कितने दूरी पर है, 12 दूरी पर। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट लेंथ ऑफ पाथ, कैलकुलेट लेंथ ऑफ पाथ ओवर विच, कैलकुलेट लेंथ ऑफ पाथ ओवर विच अ पर्सन कैन calculate length of path traveling over which a person can see image, a person can see image, a person can see image of the source in the mirror, of the source in the mirror। सुनिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक सोर्स है जो मिरर से कितनी दूरी पर है, L दूरी पर, और सोर्स से 12 दूरी पर क्या है, एक पाथ है, एक रोड है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पाथ पर हम कितना दूरी चलेंगे, मतलब इस पाथ पर हम कितना दूरी तय करेंगे ताकि इस सोर्स का इमेज मिरर में हमको दिख जाए। मतलब फिर से सुनिए, इस सोर्स का इमेज इस मिरर में दिखेगा ना। हम कहाँ चल रहे हैं, इस पाथ पे, एक पर्सन है जो कहाँ चल रहा है, इस पाथ पे। तो कह रहा है इस पाथ पे कितना दूरी तय करेंगे ताकि हमको इस सोर्स का इमेज इस मिरर में दिखता रहे। मान लीजिए आप यहाँ होंगे, हो सकता है आपको इसका इमेज दिख जाए। आप जब यहाँ हैं तब हो सकता है इस सोर्स का इमेज आपको दिख जाए, मगर जब आप यहाँ हैं तब इमेज नहीं दिखा। तो वही कह रहा है कहाँ से कहाँ तक चलें ताकि आपको इस सोर्स का इमेज मिरर में पूरा का पूरा दिख जाए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए सपोज, अच्छा इस सोर्स का इमेज कैसे दिखेगा, देखिए मान लीजिए ये सोर्स से लाइट कहाँ आएंगी, मिरर पर। सोर्स से लाइट कहाँ आया, मिरर पे आया, इंसिडेंट हुआ मिरर पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाएगा, इधर। मान लीजिए इधर गया और पर्सन जब यहाँ है तो इस पर्सन को क्या इसका इमेज दिखेगा, ये इसका इमेज दिख गया। किसको, इस पर्सन को, जब पर्सन यहाँ है तब। सही है, मतलब क्या हुआ, सोर्स से पहले लाइट कहाँ गिरी, मिरर पे। अरे फिर एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, ये इस पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल। तो जितना एंगल से आया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा,
तो यहाँ जो पर्सन होगा उसको नहीं लगेगा ये रिफ्लेक्टेड रे शायद यहाँ कहीं से आ रही है, तो क्या इस सोर्स का यहाँ इमेज दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। या इसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज दिख गया कि नहीं? अगर मान लीजिए ये आदमी यहाँ रहेगा तो इसको दिख पाएगा नहीं, चूंकि इस सोर्स से, इस ऑब्जेक्ट से लाइट मिनिमम कम से कम इस यहीं ना गिर सकता है, नहीं तो इधर मिरर पे कहीं ना कहीं लाइट गिराना होगा। चूंकि अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से लाइट को यहाँ गिरा देंगे तो ये रिफ्लेक्ट किससे करेगा, और जब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं तो क्या इमेज दिखेगा? नहीं। तो हम कहें पर्सन जब यहाँ है, पर्सन जब यहाँ है तब इसको इमेज दिख गया, इसका मतलब इधर तो हर जगह दिखता ही जाएगा, इधर दिखता जाएगा। और लास्ट में ऐसा करें कि अगर इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाए तो क्या फिर से इसको इसका इमेज दिख जाएगा? क्या यहाँ पे फिर से इसको इमेज दिख जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करता रहे तो इसको पूरा का पूरा हमेशा इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता रहेगा, मगर इधर जाएगा तब नहीं दिखेगा, ऊपर जाएगा तब भी इमेज नहीं दिखेगा। आपको यही डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? मान लीजिए ये कौन है? ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ध्यान से देखिए, ट्रेंगल सी डी आई, ट्रेंगल सी आई डी दिख रहा है, सी आई डी, सी आई डी, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, और ट्रेंगल ए बी आई या ए आई बी, ए आई बी। ध्यान से देखिए इस ट्रेंगल को, ट्रेंगल सी आई डी और ट्रेंगल ए आई बी। सी आई डी दिख रहा है, सी आई डी ये ट्रेंगल बड़ा वाला ट्रेंगल, और ए आई बी ये वाला बड़ा वाला ट्रेंगल। देखिए इन दोनों ट्रेंगल में क्या ये वाला एंगल आई क्या है? कॉमन है। ये एंगल आई क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब ये एंगल आई कॉमन है इन दोनों में, ट्रेंगल सी आई डी और ट्रेंगल ए आई बी में। पहले क्वेश्चन तो समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक पर्सन इस पाथ पर कितना दूरी तक चलेगा ताकि उसको उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे? मिरर में पूरा का पूरा दिखता रहे। तो हम मान लिए यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। कैसे माना? हमने लाइट को क्या किया? ऑब्जेक्ट से सबसे कॉर्नर पे गिराया, क्योंकि इसके बाद तो मिरर ही नहीं है ना, मिरर की लंबाई कितनी है? डी लेंथ की मिरर है। तो इसके बाद अगर लाइट अगर यहाँ आएगा भी तो वो किससे रिफ्लेक्शन होगा? किसी से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट गिरा दिया मिरर के दोनों एंड पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पर्सन के आँख पे रिफ्लेक्टेड रे को पहुँचा दिया ताकि ये पर्सन को इसका इमेज दिख पाए। अब यही डिस्टेंस और यही डिस्टेंस पर्सन किस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा ताकि उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज पूरा का पूरा दिख जाए। अब हमको यही सी डी डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे ये सी डी डिस्टेंस? चलिए इधर देखिए, हम सी आई डी ये वाला ट्रेंगल सी आई डी और कौन सा ए आई बी, इन दोनों ट्रेंगल को देखते हैं। ध्यान से देखिए। अच्छा बताइए, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस कितना है? एल। तो क्या इमेज इधर बनेगा एल दूरी पर? सही बात है। अब ध्यान से देखिए, सी आई डी और ए आई बी में एंगल आई बराबर एंगल आई दोनों में कॉमन है। अरे सी आई डी में भी आई एंगल आया और ए आई बी में भी आई एंगल आया, तो एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है। दूसरा, ध्यान से मान लेते हैं सपोज ये एंगल अल्फा है, तो बताओ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये भी एंगल अल्फा होगा? काहे? अरे ये लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग, हम नहीं जानते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कौन से? ये बराबर होता है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। सेम उसी तरह अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। तो फिर से देखिए, ट्रेंगल सी आई डी में ये बीटा और ट्रेंगल ए आई बी में ये बीटा बराबर है। ट्रेंगल सी आई डी में ये एंगल अल्फा और ट्रेंगल ए आई बी में ये एंगल अल्फा। किसी ट्रेंगल का अगर दो एंगल बराबर हो जाता है तो क्या हम उसको सिमिलर ट्रेंगल कह सकते हैं?
अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं कि वो त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो क्या हम कह दें ट्रायंगल CID एंड ट्रायंगल AIB आर सिमिलर। कैसे हुआ सिमिलर, समझ में आया? और जब ट्रायंगल सिमिलर होती है ना तो उसके भुजा का अनुपात, उसके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होती है। मतलब समझिए, क्या AIB वाले ट्रायंगल का AB बेस बटे CID ट्रायंगल का CD बेस बराबर AIB ट्रायंगल का, ये मान लीजिए ये M है और ये क्या है, N है। तो AIB ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया, MI बटे CID वाले ट्रायंगल का हाइट क्या हो गया, NI। अब AB कौन है, AB है मिरर का लेंथ, कितना दे रखा है D। CD तो अपने को निकालना है। MI कितना होगा L। NI बोले तो यहां से लेके यहां तक, तो देखो ध्यान से, ये 2L ये L, 3L प्लस L क्या हो गया 4L। L से L कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CD बराबर क्या हो जाएगा 4D। इसका मतलब अगर इस पाथ पे पर्सन टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, 4D डिस्टेंस चलेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसको मिरर में दिखता रहेगा। इससे ज़्यादा चलेगा नहीं दिखेगा, इससे कम चलेगा नहीं दिखेगा, मगर इतना चलेगा, मतलब मैक्सिमम इतना तक, उसको इतना तक अगर वो चलेगा तो इसका इमेज इसको दिख जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। चलिए, ये अपन जो भी पोर्शन अभी कवर किए ये था रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, समतल सतह के द्वारा परावर्तन। अभी रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे अपन, मगर अब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे किस पे, स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस पे। जो आपने पढ़ा भी होगा स्फेरिकल मिरर, 10th में पढ़ा होगा स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ा होगा ना। तो रिफ्लेक्शन पढ़ते थे अपन कन्वेक्स मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो अभी जो भी पढ़ा ये सारा रिफ्लेक्शन किसके लिए था, प्लेन सरफेस के लिए। अब अपन रिफ्लेक्शन किसके लिए पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस के लिए। कर्व सरफेस का मतलब हो गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन आता है, दो आता है, कौन कौन, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं उसको। रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस। वक्रीय सतह पर परावर्तन। रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस। कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन, मतलब सरफेस अब कैसा रहेगा, कर्व रहेगा। अभी तक रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा था, प्लेन सरफेस पे, मतलब समतल सतह पे हो रहा था। अब कैसा होगा, कर्व पे। कर्व का मतलब ऐसा, दिस वन कर्व, ऐसा। तो कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन आप पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। एक्चुअली में सबसे पहली बात कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन, सबसे पहली बात अपन एक चीज जान लेते हैं, स्फेरिकल मिरर। अभी किस पे रिफ्लेक्शन पढ़ा था, प्लेन मिरर पे, समतल दर्पण पे। अब रिफ्लेक्शन कहां पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो या तो इसको बोल दीजिए रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, या बोल दीजिए रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर, एक ही चीज है। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण पर परावर्तन। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। चलिए अपन समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सब चीज। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस या रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन? एक होता है कन्वेक्स मिरर, बोले तो उत्तल दर्पण, और एक होता है कनकेव मिरर, बोले तो अवतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक कन्वेक्स मिरर जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और एक होता है कनकेव मिरर जिसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो देखिए कन्वेक्स मिरर क्या होती है। मान लीजिए ये कोई स्फेयर है, ये कोई गोला है, स्फेयर है। अगर इस स्फेयर का अंदर वाला भाग को क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए, कलई चढ़ा दिया जाए, परत कलर कर दें, तो ऐसे पोर्शन को ये वाला मिरर क्या कहलाएगा? कन्वेक्स कहलाएगा। और अगर किसी स्फेरिकल सरफेस के बाहर वाला पोर्शन को अगर कलर कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर। तो सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर क्या है? किसी स्फेरिकल मिरर का हिस्सा है। मतलब स्फेरिकल मिरर रियल में क्या है? एक स्फेयर का पार्ट है, हिस्सा है। क्या ये एक स्फेयर है? ये एक स्फेयर है। अगर एक स्फेयर के छोटे से टुकड़ा को काट के हटा दिया जाए, जिसमें या उस क्या करेंगे? उस स्फेयर की अंदर वाले सतह को, इनर वाले सरफेस को क्या कर दे? पॉलिश कर दे, कलर कर दे, तो ये भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है। और अगर उस स्फेयर के बाहर वाले पोर्शन को क्या कर दे? कलर कर दे, पॉलिश कर दे, ये भी एक तरह का क्या है? स्फेरिकल मिरर है। तो दो तरह का स्फेरिकल मिरर हुआ। क्या क्या? तो सबसे पहले अपन ऐसा कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या है? एक स्फेयर का पार्ट है, एक स्फेयर का छोटा सा टुकड़ा है, भाग है। अगर उस स्फेयर के अंदर वाले सतह को कलर कर दिया जाए, अंदर वाले सतह को पॉलिश कर दिया जाए, कलई चढ़ा दिया जाए, तो उस स्फेरिकल मिरर को क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर, बोले तो उत्तल दर्पण। अगर स्फेयर के बाहर, अगर गोला के बाहरी वाले हिस्से को कलर कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, कलई चढ़ा दिया जाए, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को क्या कहेंगे? कनकेव मिरर, बोले तो अवतल दर्पण। तो हम सिंपल कहेंगे स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर का पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का, एक गोले का क्या होता है? हिस्सा होता है। दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स मिरर और ये कनकेव मिरर। दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर ही है। अब ये है कन्वेक्स मिरर और ये क्या है? कनकेव मिरर। इसको मैं यहां बना दे रहा हूं। कन्वेक्स मिरर हो गया ऐसा वाला, इसको काट के हटा दिया, और कनकेव हो गया यूं वाला। चलिए, अब क्या ये वाला स्फेरिकल मिरर का नाम क्या है? कन्वेक्स, बोले तो उत्तल दर्पण। और ये वाले मिरर का नाम क्या है? कनकेव मिरर, बोले तो अवतल दर्पण। अब सुनिए, ये जो मिरर का पोर्शन है, ये मिरर का जो हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको? कर्वेचर, या इसको कहते हैं अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है वक्रता, अपर्चर कहते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? मिरर का अपर्चर। मतलब मिरर जितना पोर्शन में है, ये टुकड़ा है ना मिरर का यही हिस्सा है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? मिरर अपर्चर। मतलब दर्पण की वक्रता बोला जाता है इसको, मिरर अपर्चर। अब बताइए, क्या ये स्फेरिकल मिरर क्या इस गोले का हिस्सा होगा? सोचिए, क्या ये वाला स्फेरिकल मिरर इस गोले का हिस्सा है? और इस गोला का सेंटर क्या यहाँ कहीं होगा? अगर इस गोला का सेंटर यहाँ कहीं होगा तो इस मिरर के लिए, कौन से मिरर के लिए? इस स्फेरिकल मिरर, बोले तो कन्वेक्स मिरर के लिए, ये सी
मतलब ये सी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो हम क्या कहेंगे, किसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता केंद्र क्या होती है, तो वो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है, उस स्फेयर का जहाँ पे केंद्र होता है, वही केंद्र उस मिरर के लिए क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है। कोई दिक्कत, मतलब कोई स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है, वही सेंटर उस स्फेरिकल मिरर के लिए क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर मिरर अपर्चर के मिड पॉइंट को, इसको क्या कहा जाता है, मिरर अपर्चर का मिड पॉइंट। मिरर अपर्चर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। ये क्या है, मिरर अपर्चर। तो मिरर अपर्चर के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो प्रधान अक्ष। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये हो गया पोल, मिरर अपर्चर का मिड पॉइंट, मतलब मिरर अपर्चर के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल का मतलब होता है ध्रुव। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। अच्छा, अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को आप ही सोचिए, अगर ये सेंटर है, ये स्फेयर का पार्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इस स्फेयर का रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या। मगर यहाँ वो रेडियस उसको नहीं कहते, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मतलब सी और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया सी और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो क्या क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहली बात सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि हमारा स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का ये हिस्सा है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, वही हमारे स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बोले तो वक्रता केंद्र होगा। अब हमारे मिरर अपर्चर का ये क्या हो गया, मिरर अपर्चर। तो मिरर अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है ये सारी बातें। चलिए, उसी तरह इसमें क्या होगा, ये कनकेव मिरर में ये रहा कनकेव मिरर, तो क्या कहेंगे अपन, कनकेव मिरर शायद इस स्फेयर का हिस्सा होगा। तो क्या इस स्फेयर के लिए सेंटर ये होगा, मिरर अपर्चर का मिड पॉइंट ये पोल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, प्रधान अक्ष कहलाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कनकेव, कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो ये मिरर अपर्चर का जो मिड पॉइंट होती है वो क्या कहलाती है, पोल। और ये मिरर अपर्चर जिस स्फेयर का हिस्सा होगा, उस स्फेयर का सेंटर इस मिरर के लिए क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम जो स्टडी करते हैं ना, हमारा जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, वो किसके लिए होता है, स्मॉल अपर्चर के। ये आपको
समझाने के लिए, डायग्राम बताने के लिए कि आपको डायग्राम क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली विजुअलाइज हो पाए, उसके लिए मैंने इतना बड़ा बनाया। रियल में ये अपर्चर बहुत छोटा होती है, स्मॉल अपर्चर होता है, बहुत छोटा। अब मान लीजिए हल्का सा छोटा, इतना छोटा बनाएंगे तो क्या हम आपको रे डायग्राम दिखा पाएंगे क्लियरली? नहीं। तो हम रे डायग्राम को इजीली विजुअलाइज करने के लिए हम इतना बड़ा डायग्राम बना रहे हैं, मगर रियल में मिरर का अपर्चर, ये जो अपर्चर आपने लिया है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। तो आवर स्टडी इज बेस्ड ऑन स्मॉल अपर्चर। हमारा स्टडी किस पे बेस्ड होता है? आवर स्टडी इज बेस्ड ऑन स्मॉल अपर्चर। हमारा स्टडी स्मॉल अपर्चर पे बेस्ड होता है, छोटा अपर्चर पे। अब इसमें दो तरह की लाइट रे आती है। ये कौन सा एक्सिस कहलाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, मान लो ये लाइट रे और ये लाइट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे है और ये लाइट रे है, तो ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और क्या हो, बहुत पास में हो, जैसे ये दोनों रे, तो ऐसे रे को कहते हैं पैराक्सियल रे, पैराक्सियल किरण, पैराक्सियल रेज। और ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल हो मगर वो दूर दूर हो, तो ऐसे रे को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेज, सीमांत किरण। मार्जिनल रेज बोले तो सीमांत किरणें। तो हमारा स्टडी किस पे बेस्ड है? स्मॉल अपर्चर पे। अगर हमारा स्टडी स्मॉल अपर्चर पे है तो जो भी लाइट रेज आएंगी ना मिरर पर गिरने के लिए, वो रे कैसी होंगी? पैराक्सियल रेज होंगी। तो हम क्या कहेंगे? हमारा स्टडी किस पे बेस्ड होता है? स्मॉल अपर्चर के लिए, छोटे वक्रता पर। इसीलिए हम कैसे रे के लिए अपना स्टडी करते हैं? पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे क्या होती है? वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पास में हो, तो ऐसे रे को क्या कहा जाता है? पैराक्सियल रे। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और दूर हो, उसको क्या कहा जाता है? मार्जिनल रे। तो हमारा स्टडी किस पे बेस्ड होगा? पैराक्सियल पे या मार्जिनल पे? पैराक्सियल पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये अपर्चर होती है, मिरर अपर्चर, हमारा स्टडी स्मॉल मिरर अपर्चर के लिए बेस्ड होता है। कोई दिक्कत? चलिए, ये चीज़ समझ में आया। अब एक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, फोकस। ये सब बेसिक चीज़ है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। बस चूंकि स्टार्टिंग से अपन पूरी की पूरी लेक्चर कर रहे हैं, तो इसीलिए हर एक बेसिक बात को एक बार कवर कर लेते हैं। फोकस, मान लीजिए सपोज फोकस क्या होती है, सुनिए। ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कनकेव। फोकस क्या है? सुनिए क्या है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, बताइए ये रे कैसी है? पैराक्सियल है या मार्जिनल है? पैराक्सियल है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टडी किस पे बेस्ड है? स्मॉल अपर्चर पे। तो ये रे कैसी है? पैराक्सियल है। तो जब कोई इंसिडेंट रे, आपतित किरण मिरर के सरफेस पे आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर जाके वो कन्वर्ज कर गया, जिस पॉइंट पर जाके वो कन्वर्ज कर गया, यही पॉइंट क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? यही पॉइंट फोकस कहलाती है। तो सुनिए, कनकेव मिरर के लिए फोकस कौन सा पॉइंट है? वह पॉइंट जब दो इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर रियल में कन्वर्ज हो जाती हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस। मगर किसके लिए? कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए। कन्वेक्स के लिए देखिए, ये रहा कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं से आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला जाएगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चला जाएगा। तो क्या ये लगेगा एक पॉइंट से सिम्स टू डाइवर्ज हो रही है? तो जिस पॉइंट से लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन सिम्स टू डाइवर्ज हो, फैलते हुए महसूस हो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा?
कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब फोकस एक पॉइंट हुआ, इस फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? ये पोल होगा, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। तो एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोले तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ फोकस दूरी। कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या बोला कनकेव मिरर में कि अगर इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर जाके वो कन्वर्ज कर जाए, मिल जाए, वही पॉइंट क्या कहलाएगी? फोकस। किसके लिए? कौन से स्फेरिकल मिरर के लिए? कनकेव के लिए, कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए, बोले तो अवतल दर्पण के लिए, कनकेव मिरर के लिए। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आए और किसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्टेड रे सिम्स टू डाइवर्ज हो, फैलते हुए महसूस हो, तो ऐसे पॉइंट को भी कहेंगे फोकस ही। मगर किसके लिए ये फोकस है? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर बोले तो उत्तल दर्पण के लिए। अब पोल से फोकस के बीच की दूरी, पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस दूरी। यहाँ भी पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? पोल से फोकस के बीच की दूरी कहलाएगी फोकल लेंथ, बोले तो फोकस दूरी। अब एक छोटा सा चीज, साइन कन्वेंशन। चिन्ह पड़ी पाटी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? देखिए, मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है। कौन सा स्फेरिकल मिरर है? ये कनकेव। ये क्या कहलाएगी? इसकी पोल। ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी बीच में कहीं ना कहीं फोकस होगा, छोड़ दीजिए अभी। तो क्या कहता है साइन कन्वेंशन में कि पोल को आप क्या मान लो? ओरिजिन, मूल बिंदु मान लो, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मान लो? एक्स एक्सिस। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन पढ़ते थे, याद कीजिए, ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कट करता था उसको क्या कहते थे? ओरिजिन। तो राइट वाले डिस्टेंस को कैसा मानते थे? पॉजिटिव। लेफ्ट वाले को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। यहाँ क्या करेंगे? ओरिजिन को, सॉरी, पोल को क्या मान लेंगे? ओरिजिन। इस ध्रुव को मूल बिंदु कह देंगे। ऐसे लाइट, मतलब ऐसे इसको ये मान लेंगे एक्स एक्सिस, ये मान लेंगे वाई एक्सिस। अब लाइट रे जिस डायरेक्शन में आएंगी, लाइट रे के डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को क्या मानना है? पॉजिटिव। तो लाइट रे कैसे आ रही है? मान लीजिए ऐसे, तो इधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव, तो इधर वाला नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, खत्म। अगर मान लीजिए ऐसा हो, ये कन्वेक्स है, तो इसके लिए भी, सॉरी, अगर ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, इसके लिए ये पोल, तो अगर लाइट रे ऐसे आ रही है तो इधर वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव, इधर वाले को नेगेटिव, ओरिजिन को, इसको पोल को क्या मानेंगे? ओरिजिन। तो अपवर्ड वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले डिस्टेंस को नेगेटिव मान लेंगे, सिंपल। तो आप एक चीज देखिए, अभी हमने आपको कनकेव मिरर में, ध्यान से देखिएगा, कनकेव मिरर में भी आपको बताया था फोकस यहाँ कहीं होगा, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर जाएगी, वही पॉइंट ना फोकस कहलाएगी। तो बताइए, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या फोकस दूरी कहलाएगी? एफ। तो बताइए ये एफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो इधर वाला ना डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो इधर वाला क्या हुआ? नेगेटिव। मतलब हम कहेंगे कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव, ऑलवेज, हमेशा। यहाँ आइए कन्वेक्स में, कन्वेक्स में क्या बोला था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आए और आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, तो एक पॉइंट से वो डाइवर्ज होते हुए महसूस होंगी, रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए महसूस होंगी, तो क्या यही पॉइंट कहलाएगा? फोकस। तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो बताइए यहाँ फोकस दूरी क्या होगा? इस साइड है, ये कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ से एक बात याद रखेंगे, क्या पता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ
कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव। ये आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए। क्या, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ, उल्टा लिख दिया सॉरी, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव और कन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। ये रहा आपके सामने रे डायग्राम दिखा रखा है। ये कौन सा मिरर है, कनकेव, इसके लिए फोकल लेंथ ये ना, तो ये डिस्टेंस इधर आ रहा है मतलब नेगेटिव। ये कौन सा है, कन्वेक्स, इसके लिए फोकस ये, तो फोकस दूरी ये, फोकल लेंथ ये, तो ये कैसी, पॉजिटिव। तो क्या याद रखेंगे, कनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण के लिए फोकल लेंथ बोले तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होंगी, और कन्वेक्स बोले तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ये बात याद रखेंगे। कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। आज जो भी पढ़ाया ये सारा चीज़ बेसिक है, 10th में आपने पढ़ा है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताया है। एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर अगले क्लास से अपन रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस पे और चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।